जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल तक हमने IFRS 15 को ना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है। IFRS 15 क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है, इसका नाम क्या था? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 15। ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री कल जो मैंने नहीं बताई थी वो ये, इससे पहले IAS 38 होता था और IAS 11 होता था। वो दो स्टैंडर्ड थे जो रेवेन्यू को डील करते होते थे। ठीक है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिनके सवालात के जवाबात मौजूद नहीं थे। ठीक है। तो IFRS 15 ने उनको रिप्लेस कर दिया। IFRS 15 ने उनको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो अब ये दोनों स्टैंडर्ड दुनिया में मौजूद नहीं है। अब कौन सा स्टैंडर्ड है रेवेन्यू के लिए? IFRS 15। ठीक है। तो कल हमने पढ़ लिया था कि इस स्टैंडर्ड में सिर्फ वो रेवेन्यू डील होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट से वजूद में आते हैं। ठीक है। विद कस्टमर्स। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस होती हैं उन सबको डिटेल से पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो कल एक सवाल था जिसको ना मैं आंसर नहीं किया था मैंने। ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में एक सवाल आया था और पहले सबसे पहले मैं उस सवाल को आंसर करता हूँ। वो ये था, ऑन की तरफ से सवाल किया गया था, मिस्टर ऑन की तरफ से। तो मिस्टर ऑन, आपकी तरफ से जो सवाल किया गया था वो ये था कि अगर हमारी कोई कंडीशन मीट ना हो रही हो, ये जो 5 स्टेप्स थे, आपकी तरफ एक सवाल था। सवाल ये था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि हमारी अगर कंडीशन मीट ना हो रही हो, किसकी कंडीशन मीट ना हो रही हो? कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट की कल कंडीशन पढ़ी थी काफी सारी, कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटन भी हो सकता है, ओरल भी, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे एक इनफोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए। ठीक है। फिर अगर हमारी होली अनपरफॉर्म्ड, एक क्या नाम लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने, एक कि एक कॉन्ट्रैक्ट है वो होली अनपरफॉर्म्ड है। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो होली अनपरफॉर्म्ड है, और हम अगर उसको टर्मिनेट कर दें, हम टर्मिनेट, या बायर टर्मिनेट कर दे, या उसका सेलर टर्मिनेट कर दे। ठीक है। टर्मिनेट का मतलब है उसको खत्म कर दे, होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को, और उसके ऊपर कोई पेनल्टी भी ना हो, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानेंगे। फिर उसके अंदर जो है ना राइट एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो। फिर उसके अंदर जो प्राइस है और जो हमने गुड्स डिलीवर करनी है उनकी पेमेंट, उनका टाइम, और उसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें थी। ठीक है। फिर एंड पे हमें जो काम हमने कर लिया उसके लिए हमें कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। तो कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन वो अमाउंट, कंसिडरेशन से मुराद आप कह लो हमारा पैसा जो हमें गुड्स या सर्विसेज के बदले मिलता है। अगर हमने गुड्स दी हैं तो हमें उसके बदले जो पैसा मिलेगा वो क्या होगी? हमारी कंसिडरेशन। अगर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड किया तो उसके बदले जो हमें मिलेगा वो हमारी क्या होगी? कंसिडरेशन। तो ये बातें थी कल तक की। तो हम ऑन के सवाल पे थे। ऑन का सवाल ये था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस जो है ना वो मीट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक आध कंडीशन ऐसी है जो मीट ना हो, तो फिर हम क्या रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे? क्या हम रेवेन्यू बुक करेंगे? उसका जवाब है नहीं, हम उसका रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट नहीं हो रही थी, ये मैं आपको प्लस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। कोई बंदा आया और आपको पैसे दे गया 100 रुपये। ठीक है। तो अपने आप पास एंट्री क्या कर लोगे आप? कैश डेबिट 100 रुपये से। अब आप इसको रेवेन्यू क्रेडिट नहीं कर सकते, यानी आप सेल बुक नहीं कर सकते। सेल या रेवेन्यू की बात है। ठीक है। ये आप नहीं कर सकते। आप इसको अपने पास एक लाइबिलिटी के तौर पे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पे बुक कर लोगे। ठीक है। और जो आपके पास अगर सेल बुक किया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे, जब आपने सेल बुक नहीं की तो आप कहोगे कि कॉस्ट ऑफ सेल भी आप बुक नहीं कर सकते, तो आप यहाँ एक रिटर्न, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एसिड डेबिट कर दोगे, कि एसिड को वापस लेने का राइट, हमें एसिड वापस मिलेगा, इसका एक राइट, हमने राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एसिड को डेबिट कर देना। ठीक है। ये एक हमारा एसिड है, और हमने इन्वेंट्री को क्या कर देना? क्रेडिट। तो ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक शर्त भी हमारी पूरी ना हो रही हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा सही तरीके से अप्रोप्रिएटली ड्राफ्ट ना हुआ हो, तो हम रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? उस अमाउंट को लाइबिलिटी के तौर पे बुक कर लेंगे, कैश डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। और जाहिर सी बात है, अगर हमने रेवेन्यू बुक नहीं किया तो हम कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक नहीं करेंगे। तो हम उसके लिए क्या कर बुक कर लेंगे? राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एसिड, के हमें वापस मिलना है एक एसिड, उसका राइट हमने डेबिट कर दिया और इन्वेंट्री हमारे पास से चलेगी। ठीक है। तो जिस दिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस मीट हो जाएंगी, फिर उस दिन हम क्या करेंगे? हम
लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे, किताबों से कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट करके सेल बुक कर लेंगे, ठीक है। और ये जो राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट है, अब इसको हम खत्म कर देंगे किताबों से और कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो सवाल का जवाब था कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई कमी, एक कोताही है, कोई उसको क्लियरली हमने ड्राफ्ट नहीं किया, कोई कंडीशन उसकी पूरी नहीं हो रही, तो हम उसको रेवेन्यू को बुक नहीं करेंगे, एक लाइबिलिटी बुक कर लेंगे, और एसिड जो हमने दिया होगा उसके लिए हम एक राइट बुक कर लेंगे अपने पास। अच्छा, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। कल हम मैंने देखा है जो आपको मैंने कल आपका प्रैक्टिस सेशन था, उसके बाद आपको जो सवाल दिए गए थे उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी आ रही थी। थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू के लिए दो चार टिप्स दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर, हमने किसी बंदे को गुड्स डिलीवर करने का वादा किया और उस बंदे ने हमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये 3 साल है जिसमें उसने हमें पेमेंट करनी है। से यहाँ पे उसने हमें 100 रुपये देना, यहाँ पे हमें 200 रुपये देने, यहाँ पे हमें उसने 300 रुपये देना, ठीक है। अब हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट फैक्टर 10%। तो यहाँ हम सिंपल डिस्काउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि हर वैल्यू एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, 100 को पकड़ेंगे, इसको कहेंगे भाईजान 1 साल पीछे आ जाओ, 1.1 raised to power -1, ठीक है। इसके अंदर प्लस कर देंगे। 2 साल को 200 को 2 साल पीछे बुलाएंगे क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं आज, ईयर 0 पे। ईयर 0 का मतलब आप ले लो 1 जनवरी पे हम खड़े हैं, ठीक है। ये क्या है, 31 दिसंबर 2001। ये है 31 दिसंबर 2002। ये क्या है, 31 दिसंबर 2003, ठीक है। तो हम इसको 1 साल पीछे बुलाएंगे, इसको 2 साल पीछे बुलाएंगे, इसको 3 साल पीछे बुलाएंगे। तो देख लिया करो कि जो आपकी अमाउंट है वो आपको कैसे मिल रही है, ठीक है। 200 को हम ज़रूर दे देंगे 1.1 raised to power -2, प्लस 300 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 raised to power -3, ठीक है। तो ये फैक्टर तो आपको पता ही होगा ना कि प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होता है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r raised to power -n। आर क्या होता है, हमारा रेट, ठीक है ना। बाद में पूछते ना रहना, ये नोट कर लेना। बट इफ अगर ऐसा होता इन तीनों का आंसर निकाल लोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ऐसा होता कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे हमें 300 मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 3 साल पीछे बुला लेंगे, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, 300 इंटू 1.1 raised to power -3। इसको हमने 3 साल पीछे बुला लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। बट इफ सिंपल डिस्काउंटिंग, अभी तक मैंने आपको जो बताई है ये कहती है सिंपल डिस्काउंटिंग, कि आपको हर साल जो आपकी डिस्काउंटिंग है ना वो आप खोता वर्क भी कहते हैं, हर साल आप अलग अलग से फैक्टर को लगाओगे और हर साल की प्रेजेंट वैल्यू, हर साल पे जो अमाउंट मेरी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे। तो इसमें यही पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल 100 मिल जाए, यहाँ पे आपको कुछ ना मिले, और यहाँ पे आपको 300 मिल जाए, तो इसको 1 साल पीछे बुला लेना। इस यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको 2-3 साल पीछे बुला लेना तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपको पहले साल भी 300 मिले, दूसरे साल भी 300 मिले और तीसरे साल भी 300 मिले, ठीक है, मतलब कि सेम अमाउंट मिले, ठीक है। अमाउंट क्या है, ये वैसे मेरा यहाँ का काम नहीं है जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। अमाउंट भी सेम हो और अमाउंट को मिलने की टाइमिंग भी सेम हो, ठीक है। हर दोनों सारी अमाउंट्स 1-1 साल बाद मिल रही है, तो एनवटी का आप यहाँ पे फैक्टर लगा सकते हो, ठीक है। एनवटी से प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 1 - 1 प्लस आर। आर मतलब आपका रेट रेज टू पावर -n ओवर आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू हमें क्या मिलनी है 300, 1 - 1 प्लस हमारा रेट कितना है 10%, ठीक है, रेज टू पावर एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम इट इज अपेयरिंग, कितनी बार 300 नजर आ रहा है, 1 2 3। यहाँ से मुराद 3 साल नहीं है, अपने कान खोल के सुन लेना, यहाँ से मुराद 3 साल कभी भी नहीं है, साल नहीं है। नंबर ऑफ टाइम द अमाउंट इज अपेयरिंग, 300 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम्स, ठीक है। नीचे मल्टी डिवाइड कर देंगे 10% से, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकलती है। अगर तो
हमारे पास काफ़ी सारी अमाउंट सेम अमाउंट्स हो और उनके दरमियान इंटरवल भी सेम हो, तो हम एनविटी का फैक्टर लगा देते हैं। और अगर हमारे पास डिफरेंट अमाउंट्स हो, ठीक है, या उनके दरमियान जो टाइमिंग है, अरसा है, वो सेम ना हो, तो फिर हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपल डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, खोता वर्क। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले वो, नहीं तो मुझे ओके की रिपोर्ट दे दो ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, अब मैंने कल आपको बताया था कि जो आपकी पेमेंट है ना, वो करंट पेमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो डेफर्ड पेमेंट भी हो सकती है। अब ना आज की बात को जरा गौर से सुनना अच्छे तरीके से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। हम असल में डील कर रहे हैं फाइनेंसिंग कंपोनेंट को, फाइनेंसिंग कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं हम। फाइनेंस आपको पता है इंटरेस्ट को कहते हैं। कल हमने इसकी शराइत पढ़ी थी कि अगर दो पेमेंट्स के दरमियान, यहाँ पे आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है, यहाँ आपको पेमेंट मिल रही है, और ठीक है, और यहाँ पे आपने 31 दिसंबर 2005 पे जाके आपने गुड्स डिलीवर कर रही है, और आपको 31, ये आपको पेमेंट मिल गई 31 दिसंबर 2003 के एंड में, ठीक है। तो इनके दरमियान अगर काफ़ी टाइम है, यहाँ पे आपको गुड्स डिलीवर करनी है, इनके दरमियान जो टाइम लेंथ है वो एक अच्छा खासा अरसा है, तो इन, ये जो पेमेंट है, इसमें एक सूद का एलिमेंट शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलर है, ये क्या है, बायर। स्टैंडर्ड कहता है कि ये यहाँ पे आपने जो इंटरेस्ट है ना, इसको पेमेंट में से अदा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब ये है कि आज आपको पेमेंट कर गया है और आपने उसको गुड्स डिलीवर करनी है 2 साल बाद, ठीक है। आज आपको जो पेमेंट डिलीवर करके गया, मिसाल के तौर पे 10,000 डिलीवर कर गया, ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कल हिंट बताया था कि आपने ये देखना है कि लोन कौन ले रहा है। लोन ले रहा है हमारे पास सेलर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बायर है उसने आज पैसे दे दिए हैं और वो गुड्स लेगा 2 साल बाद, 2 साल के अरसे के बाद हमने गुड्स डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे हमारा सेलर जो है ना, उसने क्या कर लिया, लोन ले लिया, ठीक है। तो सेलर ने अगर लोन लिया है तो सेलर को लोन के बदले में इंटरेस्ट भी बुक करना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट देना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट ऐसी करो जैसे सेलर ने लोन ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट रेट दिए हो सकते हैं, मैंने कल भी बताया था। हमारे पास इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिया होगा, इंक्रीमेंटल BR, ठीक है, वो कहेगा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ सेलर आपका है 10%, और ये सेम एज इट इज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ जो आपका बायर है वो है 12%, ठीक है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये देख लो। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का मतलब ये है कि ये जो सेलर है जिसने आज 10,000 रुपये लिए हैं बायर से, ठीक है, और उसने 2 साल बाद उसको गुड्स डिलीवर करनी है, मैं इस चीज इसको आसान कर लेता हूँ, डेट को 1 जनवरी 2004 कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा सेलर है, इस सेलर ने जो आज क्या किया है, चलो, अच्छा जी, हमारा जो सेलर है ना, इसने आज इसको 10,000 रुपये मिला बायर की तरफ से, ठीक है। तो ये सेलर अगर आज बैंक के पास जाता, आज ये सेलर बैंक के पास जाता और बैंक को कहता कि मुझे 10,000 रुपये लोन दो, तो बैंक इससे क्या सूद का रेट चार्ज करता, बैंक इससे क्या इंटरेस्ट का रेट चार्ज करता, तो वो उसका कहलाएगा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ सेलर, ठीक है। ये सेलर आज इस बंदे से, इस बायर से पैसे ना लेता, ये सेलर क्या करता, सिंपली, ये सेलर सिंपली जाता मार्केट के अंदर और मार्केट में जाके जो बैंक है उससे पूछता कि भाई मैंने 10,000 का लोन लेना है, तुम बताओ कितने का, मुझे कितने परसेंट हमसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो वो कहेगा, बैंक कहेगा 10%। तो आपने ये देखना है कि लोन कौन ले रहा है, तो इस केस में लोन कौन ले रहा है, सेलर, ठीक है, लोन कौन ले रहा है, सेलर। तो हम किसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करेंगे, सेलर का। किसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करेंगे, सेलर का, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, बहुत आसान ट्रीटमेंट है, बस अपने पास जरा गौर से सुन लेना इसको। यहाँ सेलर था, यहाँ बायर था। अच्छा, आप जरा चीजों को समझो, देखो, हम यहाँ 1 जनवरी 2004 के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। वो बंदा आया, उस बंदे ने हमें पैसे दे दिए, हम अपने पास एंट्री क्या कर लेंगे, कैश डेबिट 10,000 से, ठीक है, और हम अपने पास यहाँ पे लोन क्रेडिट कर देंगे कि हमें ये लोन मिला है। इस लोन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी,
ठीक है। आसान जुबान में ना इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सीएल लिख देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का क्या मतलब होगा, सीएल या लोन। ठीक है। मैं कहूंगा कि 10,000 कैश डेबिट और 10,000 का हमारे पास लोन क्रेडिट। ठीक है। अब मेरे पास लोन आ गया तो मुझे इसको सूद देना पड़ेगा। मुझे इसको जब 31 दिसंबर गुजर जाएगा, 31 दिसंबर 2004 आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज एन एलिमेंट ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हमें सूद देना पड़ेगा इस 10,000 के लोन के ऊपर। हम क्या बुक करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और लोन को बढ़ाते जाओ। ये हमारा लोन बढ़ के, ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लोन बढ़ के, अब फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 लोन लिया था और हम इसके ऊपर रेट कितना, 10% था। ठीक है, तो कितना बनेगा 10,000 का 10%, 1,000। तो हमने कहा कि हमारा ये 1,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ये हमने 1 साल का सूद बुक कर लिया। ठीक है। अब हमारा लोन जो किताबों में नजर आ रहा होगा वो कितने का नजर आ रहा होगा, लोन, लोन की अमाउंट कितने पे नजर आ रही होगी, 11,000। ठीक है। उसमें से 1,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल 1,000 हो जाएगा, और हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है। फिर आगे 31 दिसंबर 2005, फिर 1 साल गुजर गया, फिर हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे अपने पास, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और लोन को फिर बढ़ा दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। अब हमारे पास लोन का बैलेंस कितना आ रहा है आउटस्टैंडिंग, 1,100। ठीक है। लोन हमारी किताब, लोन जो रेट लगता है, इंटरेस्ट का जो रेट लगता है वो लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर लगता है। ठीक है। अभी तक हमने लोन कितना पे करना है, 1,100। तो अब इसका हमने 10% फिर से इंटरेस्ट बुक करेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 110। अब लोन 31 दिसंबर 2005 के एंड पे आपके पास लोन किताबों में कितने का नजर आ रहा होगा, 1,100 जमा 110, 1,210। 1,210 पे आपका लोन नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब वो दिन आ गया जिस दिन आपने गुड्स उसको डिलीवर करनी है, वो दिन आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास वो दिन आ गया जब हमने उसको गुड्स डिलीवर करनी है। अब 1 जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर पे हमने उसको गुड्स डिलीवर करनी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लोन है या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, 1,210 को डेबिट करके हम सिंपली क्या करेंगे, सेल्स में डाल देंगे कि हमारी सेल्स कितनी है, 1,200। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, हमने एक ट्रू प्रेजेंटेशन दे दी कि ये जो आपको पैसा मिला था आज आप इसको कैश डेबिट और सेल क्रेडिट करके 10,000 नहीं दिखा सकते। ठीक है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट करके 10,000 की सेल बुक नहीं कर सकते आप। ये तो आप इनफैक्ट एक किस्म का लोन ले रहे हो, आपने गुड्स डिलीवर करनी है इन फ्यूचर। जी, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब उसकी जो लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर रेट लग रहा है। तो ये मैं भी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। बात समझ आ गई, जब हमें पैसे दे के जाएगा तो हम एंट्री कर देंगे कैश डेबिट, और हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या लोन, लाइबिलिटी बुक कर ली। अब लाइबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है जब तक हमने उसको गुड्स डिलीवर नहीं करनी। सेल हमने तब बुक करनी होती है, सेल इज रिकॉग्नाइज्ड या बुक्ड। सेल जब भी किताबों में रिकॉग्नाइज होगी, कब रिकॉग्नाइज होगी, व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। अपने पास हम तब तक सेल बुक नहीं कर सकते जबकि जब तक हमारी जो गुड्स या सर्विसेज हमने जो देने का वादा किया है उसके रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर ना हो जाए। रिस्क एंड रिवार्ड किस दिन ट्रांसफर होना था, 31 दिसंबर 2005। तो 31 दिसंबर 2005 तक हम उसके सेल बुक नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, फिर हमने इसको फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया। ठीक है। फिर 1 साल गुजरने के बाद दोबारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया। फिर हमने कहा कि अब हम गुड्स वाकई तन हमने क्या किया है, अब डिलीवर किए 31 दिसंबर 2005 पे। तो हमने अपने पास लाइबिलिटी को खत्म कर दिया, लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, और हमने सेल्स को बुक कर लिया। ठीक है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो, किसी को यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे
रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर होता है, हमें कैसे पता लगेगा? रिस्क एंड रिवार्ड का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये सुन लो। रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब ये होता है, हम तब समझेंगे कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए किसी भी बंदे को। रिस्क एंड रिवार्ड तब ट्रांसफर होंगे जब हमने फॉर एग्जांपल किसी को गुड्स दे दिए, किसी कस्टमर को हमने गुड्स दे दिए। अब उस गुड्स से आने वाला जो भी रिवार्ड होगा वो कस्टमर का है। वो रिवार्ड क्या होगा, मतलब उस गुड्स से हमें कोई भी बेनिफिट जो मिलना है, अगर वो बेनिफिट कस्टमर को मिलना है, मिसाल के तौर पर कस्टमर आज उस चीज को हम बेच दें, तो बेचने के बाद जो भी पैसे मिलने हैं वो कस्टमर को मिलने हैं, हमें नहीं मिलने, हमें सेलर को नहीं मिलने, हमें बायर को मिलने हैं, ठीक है, कस्टमर को मिलने हैं, सेलर को नहीं मिलने। तो हम कहेंगे इसका रिवार्ड किसके पास चला गया? कस्टमर के पास। ठीक है, रिस्क एंड इसका रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर हो चुका है इस वक्त कस्टमर को। और उससे जुड़ा कोई रिस्क हो, वो गुड अगर हम जो हमने जो चीज भी हमने बेची है, अगर वो चीज हम बेच दें और हमें लॉस हो जाए, ठीक है, या वो चीज टूट फूट के शिकार हो जाए, वो गिर जाए, वो चोरी हो जाए और उसके ऊपर हमें कोई लॉस है, वो लॉस हमारा ना हो, वो किसका हो? कस्टमर का हो। तो हम कहेंगे इस चीज के जो रिस्क एंड रिवार्ड है ना वो ट्रांसफर हो गए। आम जुबान में अगर बोलूं कि जब चीज की हम फिजिकल पोजेशन दे देते हैं किसी बंदे को, ये बहुत आम जुबान में बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल पोजेशन दे देते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अब हमने रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे केस में 31 दिसंबर 2005 में हमने रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दिए थे, इस दिन हमने सेल की एंट्री बुक की। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज थी, इसके साथ ही मैं दूसरा जो इसका दूसरा केस है ना वो भी बनाने लगा। ये मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ समझ आ जाएगी बात। व्हाट इफ अगर के यही एग्जांपल हो हमारे पास यही एग्जांपल हो, ठीक है। अब मैं सिनेरियो चेंज करने लगा हूं थोड़ा सा, ठीक है। 1 जनवरी 2004, हमने यहाँ पे गुड्स डिलीवर कर दी, हमने यहाँ पे गुड्स डिलीवर कर ली, लेकिन हमें जो कैश है ना यहाँ पे मिला, हमें कैश यहाँ पे मिला, ठीक है। हमें कैश किस दिन मिला? 31 दिसंबर 2005 में। पेमेंट हमारी वही है, 10,000, लेकिन वो हमें मिली कहाँ पे? यहाँ तो मिली नहीं है। तो हमारी पेमेंट हमें यहाँ पे मिली। अब अपने आप से पूछो, जल्दी से अपने आप से पूछो कि ये है सेलर, ठीक है, ये है बायर। अब लोन कौन ले रहा है? ठीक है, इसने तो गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है, लेकिन सेलर ने पैसे देने हैं 1 साल बाद, 1 साल बाद पैसे देने हैं। अब लोन लेने वाला बंदा कौन सा है? सॉरी, बायर ने पैसे देने हैं 1 साल बाद। बायर ने पैसे कब देने हैं? 1 साल बाद। तो अब लोन लेने वाला बंदा कौन है? बायर। हमारे हमारे बायर ने हमसे क्या लिया? लोन, एक किस्म का, उसने हमें 1 साल बाद वापस देना, ठीक है। तो हमने जिस दिन गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया उस दिन हम क्या बुक कर लेंगे? सेल, ठीक है। बेशक हमारे पास पैसे नहीं आए तो हमें क्या एंट्री नहीं आती? वही सादा एंट्री हमारी, कि हम 1 जनवरी 2004 पे क्या एंट्री करेंगे? कि हम अपने पास एंट्री कर लेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। क्या हमें पैसे मिलने हैं अभी भाई? हमें पैसे मिलने हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स को क्या कर दो? क्रेडिट। कितने से? 10,000 से, ठीक है। फिर क्या है 31 दिसंबर? अब हम जैसे हमने वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया था, अब हम यहाँ पे क्या बुक करेंगे? इंटरेस्ट इनकम। हम क्या बुक करेंगे? इंटरेस्ट इनकम। हमने कहा ये जो रिसीवेबल है, हमें एक अमाउंट रिसीवेबल है, अब हमें इस अमाउंट के साथ सूद भी मिलेगा क्योंकि उसने हमें 2 साल बाद पैसे देने हैं। हम कहेंगे कि हमारे पास एक इंटरेस्ट इनकम आएगी। इंटरेस्ट इनकम को कैसे बुक करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा दो, जैसे वहां हमने लोन को बढ़ा दिया था ना, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा दो, कि हमने उससे 10,000 नहीं लेने, अब हमने उसके साथ इंटरेस्ट इनकम भी लेनी है। 2 बार इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 10,000। और अब हमने यहाँ रेट किसका लेना है? बायर का। बायर का रेट मैंने लिखा था पीछे 12%, क्योंकि लोन किसने लिया है? बायर ने।
तो हम यहाँ 12% ले लेंगे सिंपली। क्या वैल्यू आएगी? 1200। ये 1200 हमारी इंटरेस्ट इनकम होगी। इसी तरीके से हमारा 31 दिसंबर 2005 आएगा। फिर हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और हमारी इंटरेस्ट इनकम जो है वो बुक कर लेंगे। इंटरेस्ट इनकम इस बार हमारा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है? 1000 और 1200, 11200। ठीक है, इसके ऊपर 12% रेट लगा देंगे। वन थ्री फोर फोर। अच्छा, यहाँ तक आप जरा इसको देखें, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक क्या की है, ना आप लोगों ने मुझे बताया और ना मैंने देखा। वो ये कि जो हमें पेमेंट मिलनी थी, 10,000 की पेमेंट, ये हमें मिलनी है 2 साल बाद। ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी? 1.12 रेज़ टू पावर -2। वो कितनी आ जाएगी? 7971, या इसको 72 कर लो। तो हम अपने पास एंट्री क्या करेंगे? 7972, ठीक है। अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है? 7972। इसको हम 10% पे 12% से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 956। या इसको राउंड ऑफ करके क्या, तो 957। ये कितना आ जाएगा? 957, ठीक है। अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 7972 प्लस 1344, सॉरी, 957, ठीक है। 8929। 7972 प्लस 957, 8929। जब हम इसको 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा? 1071, ठीक है। अब इस वक्त 31 दिसंबर 2005 पे हम खड़े होकर देखें हमारे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल में पहले पड़े थे 7972, फिर उसके अंदर मजीद ऐड हुआ 957, ठीक है। फिर उसके अंदर मजीद ऐड हुआ 1071। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7972 प्लस 957 प्लस 1071। ये ऑलमोस्ट आपको बन जाएगा 10,000। तो हमें मिलना उससे कितना है? 10,000 ही मिलना है। लेकिन 10,000 को हमने, यहाँ पे हमने छोटी सी गलती क्या की थी कि मेरे जहन से ही निकल गया था जब आपको मैंने ये सवाल शुरू करवाने लगा हूँ, और ना आप लोगों ने, किसी ने जरा सा भी इस चीज़ को नोट किया कि एक पेमेंट हमें जब मिलनी ही 2 साल बाद है, एक पेमेंट हमें मिलनी 2 साल बाद है, तो हम उसको बुक कैसे कर सकते हैं आज? हमने उसको कैसे बुक करना होता है? प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। अभी जो हमने घंटा लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा था, तो वो कहाँ गया? ठीक है, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। ये हमें 2 साल बाद मिलना है, तो हमने इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू पे इसको हमने बुक कर ली। जब हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करी है, तो अब अकाउंट रिसीवेबल हमें मिलना कितना है? 10,000 मिलना है 2 साल बाद। हम इसको आहिस्ता 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 बढ़ा के 10,000 तक लेके जाएंगे। हमने आज एंट्री क्या की? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। सेल हमने बुक कर ली 7972। 10,000 में से 7972 हमारी सेल है, और बाकी की जो अमाउंट है, ये दो अमाउंट, वो क्या है? इंटरेस्ट इनकम। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? आपने एक्चुअली जो सेल की है ना,
वो 7972 की है, और जो आपको 2 साल बाद पेमेंट मिल रही है ना, उसमें जो आपको ये दो अमाउंट छुपी हुई है ना, ये दो अमाउंट इंटरेस्ट इनकम है आपकी, तो आप उनको इंटरेस्ट इनकम के तौर के ऊपर शो करो। ठीक है, आप क्या शो करो, इंटरेस्ट इनकम के तौर के ऊपर शो करो। तो हमने सिंपली यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम के तौर पे शो करने के लिए हमने इनको लगा कर लिया। तो आज के बाद पता लगा, क्या पता लगा हमें, आज के बाद हमें क्या पता लगा कि जब हमने गुड्स यहाँ पे डिलीवर कर दिए हैं और हमें पेमेंट मिलनी है यहाँ पे 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो हम क्या करेंगे, आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उस पेमेंट की, और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर हम सेल बुक कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रिसीवेबल को बढ़ाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने रिसीवेबल को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये रिसीवेबल आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और 31 दिसंबर पे जब हमें पेमेंट मिलेगी तो हम क्या करेंगे, लास्ट एंट्री हम कहेंगे कैश डेबिट। कैश तो हमें 10,000 मिला है, और अकाउंट रिसीवेबल को किताबों से खत्म कर दो, कोई रिसीवेबल नजर नहीं आना चाहिए। तो देखो अब तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस में भी 10,000 आ रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल भी तुम्हारी किताबों से खत्म हो गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छे तरीके से बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके पास 5 मिनट, आपने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो 1 जनवरी 2001 के ऊपर, जल्दी से आपने मुझे ग्रुप में रिस्पॉन्ड करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और आपको एक पेमेंट मिलनी है 31 दिसंबर 2003 के ऊपर से। ठीक है, आपने यहाँ पे गुड्स डिलीवर कर दी हैं, आपको जो अमाउंट मिलनी है, गुड्स डिलीवर कर दी हैं, आपको जो यहाँ अमाउंट मिलनी है वो है 2 लाख। ठीक है, जो सेलर है उसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, उसका IBR है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 5%, और जो बायर है उसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 10%। ठीक है, 10%। तो आपने मुझे जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट और P&L के एक्सट्रैक्ट बना के बताने। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, P&L में क्या जाएगा, और जनरल एंट्रीज। जल्दी जल्दी जल्दी, आपके पास 5 मिनट है टोटल, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, 5 मिनट आपके पास।
शेराज जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। बहुत सारा हमारा काम आजकल करने वाला रहता है। ठीक है। चलो अब इधर मेरी तरफ देखो, फिर इसके बाद ये सवाल करते रहना, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है ये सवाल। फिर मैं इस क्लास के बाद आपका होमवर्क चेक करता हूँ आके ना। अब वहां पे बहस बस ये छोड़ दो जरा और यहाँ पे आओ। ठीक है। अब इस हमारी पूरी बात की समरी क्या है? वो कह रहा है अगर कैश हमें एडवांस में रिसीव हो जाए ना, कैश हमें क्या हो एडवांस में रिसीव हो जाए, यहाँ पे खड़े होके हमें कैश मिल गया। ठीक है। और जो हमने गुड्स डिलीवर करनी है ना, वो यहाँ करनी है। गुड्स यहाँ पे डिलीवर होनी है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो फाइनेंसिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सेलर, जो सेलर है ना उसने लोन लिया। तो जब सेलर ने लोन लिया होगा तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट किसका इस्तेमाल करेंगे हम? सेलर का। तो सेलर क्या एंट्री कर देगा? कैश डेबिट, और अपने पास लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बुक कर लेगा। फिर अगर उसको लोन मिला है तो वो लोन मिला है तो लोन मिलने पे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपली जिस दिन हमें गुड्स डिलीवर करेंगे उस दिन हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को डेबिट करके अपने पास सेल्स बुक कर लेंगे। अपने पास क्या बुक कर लेंगे? सेल्स। ठीक है। ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि अब आपने जो है असल में ना गुड्स तो डिलीवर किए हैं, लेकिन साथ आपको एक किस्म का ये लोन मिला जो आपको पहले पैसे मिल गए। इसके बाद अगर आपको कैश रिसीव हो जाए, कैश आपको रिसीव होना हो गुड्स डिलीवरी के बाद, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे गुड्स डिलीवर कर दी है। ठीक है। और आपको जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे मिलनी है, जो हमारा केस टू था, जो हमारा केस टू था। तो उसमें स्टैंडर्ड कहता है, उसमें स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि ये जो फाइनेंसिंग है ना ये किसने ऑब्टेन किया? सेलर ने, सॉरी बायर ने। ये किसने ऑब्टेन किया? बायर ने। ठीक है। मतलब कि बायर ने आपसे लोन लिया क्योंकि उसने आपको एक साल बाद पेमेंट करनी है, उसने आपको एक साल बाद पेमेंट करनी है। तो आपने किसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेना है? बायर का। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे जा रहे हैं। कि नो क्वेश्चंस, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी। अब हमने पढ़ना है डिस्टिंक्ट गुड्स क्या होती हैं। ये आपकी पूरी जो किताब है ना, कैप्लान की बुक स्टडी टेक्स्ट, उसके अंदर ये सारी बातें इतनी घुमा फिरा के रखी हुई हैं कि अगर आप उसको वहां से रीड आउट करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ आने वाली चीज नहीं। डिस्टिंक्ट गुड्स का क्या मतलब होता है? अगर मैं आम जुबान में आपको बताऊं ना, साफ जुबान में बताऊं, डिस्टिंक्ट गुड्स का मतलब होता है विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट सेपरेटली। जिसको ना मार्केट में ना, ऐसी गुड्स जिनको हम मार्केट में सेपरेटली बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेटली बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम देख सकते हैं। अच्छा जी। तो डिस्टिंक्ट गुड्स हम ऐसी गुड्स को कहेंगे कि जो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट हो, यानी हम उनको मार्केट में सेपरेटली क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। बेनिफिट्स कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हार्ड डिस्क है। ठीक है। हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, हम हार्ड डिस्क सेल करते हैं। ठीक है। तो हार्ड डिस्क से क्या कर सकते हैं हम? सेपरेटली क्या मार्केट में बिक सकती है? कोई शूज है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अलग से बिक सकता है, तो हम कहेंगे ये अगर मार्केट में अलग से बिक सकता है तो ये एक डिस्टिंक्ट गुड है, ये एक डिस्टिंक्ट गुड है। ठीक है। विच कैन बी बेनिफिट कैन बी अचीव फ्रॉम दैट गुड और सर्विसेज। उस गुड और सर्विसेज से बेनिफिट हमें या अकेले मिल सकता हो, ठीक है,
यानी अकेले उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, हार्ड डिस्क से हम अकेले बेनिफिट ले सकते हैं कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसको हम बेचते हैं, उससे हम अकेले बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब हमें उसको किसी चीज के साथ जोड़ना ना पड़ता हो, ठीक है। या विद अदर रिसोर्सेज, या अगर हम उसको किसी और चीज के साथ मिलाएं, हम अगर उसको किसी और चीज के साथ जोड़ें तो उससे हमें बेनिफिट मिल सकता हो। मिसाल के तौर पर किस चीज से मिलाएं, जो ऑलरेडी हेल्ड बाय कस्टमर हो। हम एक हार्ड डिस्क लेके हम हार्ड डिस्क बेचते हैं, ठीक है, हम हार्ड डिस्क बेचते हैं, क्या ये मार्केट में अलग से बिकती है जी, तो ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट गुड है, ठीक है। अगर ये मार्केट में अलग से नहीं बिकती तो इससे क्या हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है, अगर हम इसको किसी और रिसोर्सेज के साथ जोड़ दें जो ऑलरेडी कस्टमर ने हेल्ड किया हो। कस्टमर के पास क्या एक कंप्यूटर है, ठीक है, अगर कस्टमर के पास एक कंप्यूटर और हम हार्ड डिस्क को इस कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें तो कस्टमर को बेनिफिट मिल सकता है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक डिस्टिंक्ट गुड है, ठीक है। और अवेलेबल इन द मार्केट, अगर हम इस हार्ड डिस्क को अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में मौजूद किसी भी चीज के साथ जोड़ दें, मार्केट में मौजूद कंप्यूटर लैपटॉप्स के साथ अटैच कर दें, तब भी हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर अवेलेबल फ्रॉम द सम सप्लायर, या हम इस डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज को ऐसी रिसोर्स के साथ अटैच कर दें जो कि हमारे किसी सप्लायर के पास मौजूद है। हमारे किसी सप्लायर के पास लैपटॉप कंप्यूटर कोई ऐसी डिवाइसेज मौजूद हैं जिनके साथ ये हम हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे और हमें बेनिफिट मिल सकता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे जो गुड्स है ना, ये हमारे डिस्टिंक्ट गुड्स है। क्या है डिस्टिंक्ट गुड्स, आम जुबान में बोलूँ तो हम जिनको मार्केट में सेपरेटली सोल्ड कर सकें, या अगर हम उनको किसी और चीज के साथ अटैच करें तो हमें बेनिफिट मिल सकता है। और वो चीज या ऑलरेडी हेल्ड बाय कस्टमर होगी, या मार्केट में अवेलेबल होगी, या फिर हमारे सप्लायर के पास होगी, ठीक है। अब जो डिस्टिंक्ट गुड होगी उसकी हम सेल को सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, उसकी सेल को हम हर डिस्टिंक्ट गुड, एक हार्ड डिस्क है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्ड डिस्क है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम कहेंगे कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, दो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, क्या, दो डीजी हैं, दो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, ठीक है। और उनकी सेल को हम सेपरेटली बुक करेंगे, उनकी सेल को हम क्या करेंगे, सेपरेटली बुक करेंगे, इनकी सेल को हम सेपरेटली बुक करेंगे। अब डिस्टिंक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी बात है। वो कह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट होंगी एक कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इन केसेस के अंदर वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, इन केसेस के अंदर वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर अगर एंटिटी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज, एंटिटी जो हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करती है, ठीक है, उस एंटिटी कंप्यूटर भी प्रोवाइड करती है, उसके साथ सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो हमने सॉफ्टवेयर जो एंटिटी प्रोवाइड करती है ना, ये जब इस कंप्यूटर के अंदर डलता है तभी ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर को हम वैसे से फायदा नहीं उठा सकते। तो एंटिटी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर हाईली इंटररिलेटेड एंड डिपेंडेंट, ये कंप्यूटर और ये जो सॉफ्टवेयर था एक दूसरे से हाईली इंटर रिलेटेड है, या इसके बगैर ये नहीं चलता और इसके बगैर ये नहीं चल सकता, तो हम कहेंगे कि ये अलग से, ये जो कंप्यूटर और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अलग से डिस्टिंक्ट गुड नहीं है, ठीक है। हाँ ये दोनों मिला के एक डिस्टिंक्ट गुड है, एक सिंगल डिस्टिंक्ट गुड है, ठीक है। फिर वन गुड सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइज द अदर इन द कॉन्ट्रैक्ट, मिसाल के तौर पर हमने एक सैटेलाइट बनाई है, हम नासा वाले हैं, हमने एक सैटेलाइट बनाई है, ठीक है। अब उस सैटेलाइट के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, वो एक, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हमने जो किया है, हम अलग सॉफ्टवेयर भी भेजते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा किया कि उसने जो सैटेलाइट है उसकी सारी रंग व नस्ल, उसकी जितनी भी शान है ना, उसको सब कुछ बदल के रख दिया, उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है सबको क्या कर दिया, बदल के रख दिया। अगर एक गुड ने सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दिया अदर गुड को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों गुड्स है ना, ये दोनों गुड्स हैं। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, मैं बात को समझ करता हूँ, हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, उसके अंदर रेत बजरी सीमेंट और ये सारी चीजें थी। रेत बजरी सीमेंट मार्केट में अलग से सेल हो सकती है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारी डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, सारी रेत बजरी सीमेंट लोहा और जितनी भी चीजें। लेकिन अब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया और हमने ना बाथरूम बनाना था, ठीक है, हमने क्या बनाना था, वॉशरूम। उसमें हमने कमोड लगा दिया, ठीक है, हमने शावर लगा दिया, रेत बजरी सीमेंट ये सब कुछ लगा दिया। अब रेत बजरी सीमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट गुड्स थी, ठीक है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम उनको देखें तो उन एक चीज ने दूसरी चीज को इतना सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दिया कि अब वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे कि ये जो इस कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक सिग्निफिकेंट, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएंगे, ये डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है। तो आम जुबान में अगर मैं बात करूं कि हमारी डिस्टिंक्ट गुड्स क्या होंगी, हमारी डिस्टिंक्ट गुड्स क्या होंगी, तो हम सिंपली मार्केट में सेल कर सकते हैं अलग से, ठीक है, विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट सेपरेटली, ठीक है। या हम उससे अकेले अकेले बेनिफिट आ सकता है, या हम उसको किसी और चीज के साथ लगा मिलाएं,
ठीक है, जो कस्टमर के पास पहले से मौजूद है या मार्केट में मिलती है हो या फिर सप्लायर के पास हो, तो वो हम उसको कहेंगे कि हमारी डिस्टिंक्ट गुड्स है। लेकिन ये इस केस के अंदर हमारी चीज, इन तीन केसेस के अंदर हमारी गुड्स डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं होंगी। जब एंटिटी प्रोवाइड करी होगी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज, दो चीजों को इस तरह इंटीग्रेट कर दें कि वो एक दूसरे के बगैर वर्क ना कर सके, तो हम कहेंगे अब ये दोनों बेशक अलग अलग बेशक अलग अलग वो दोनों, ये दोनों चीजें अलग अलग एक डिस्टिंक्ट गुड्स थी, लेकिन अब जब वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दी गई हैं, तो अब ये दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि ये डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है। ठीक है, या गुड्स एंड सर्विसेज आर हाईली इंटर रिलेटेड और डिपेंडेंट, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटर चलेगा ही नहीं बगैर इस सॉफ्टवेयर के, तो हम कहेंगे कि अब जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, बेशक ये सॉफ्टवेयर अलग से एक डिस्टिंक्ट गुड है, लेकिन जब इस कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाएगा तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, एक डिस्टिंक्ट गुड्स ट्रीट करेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल को मैं देखता जाता हूँ, आप लोगों को क्लियर भी होता जाएगा, क्योंकि बार बार वहां पे इंपोर्ट करने से ना। अच्छा जी, वो कह रहा है जी डिस्टिंक्ट गुड्स, वो कह रहा है राइड अ बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कंस्ट्रक्ट एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हमने एक बाथरूम बनाना है, ठीक है, अपने कस्टमर के लिए। हमने कस्टमर के लिए क्या बनाना है, बाथरूम फॉर अ कस्टमर, एंड प्रॉमिस टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटेरियल सैनिटरी। हमने क्या प्रोवाइड करना है, बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी वेयर और इलेक्ट्रिकल सप्लाईज और लेबर। हमने चार चीजें प्रोवाइड करनी है उसको। कितनी चीजें प्रोवाइड करनी है, चार। वो कह रहा है एक्सप्लेन whether the goods and services contained in the contract are capable of being distinct। वो कह रहा है कि ये जो गुड्स एंड है ना, गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो अलग अलग से डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, बताओ। तो हम कहेंगे कि जी, ये जो बिल्डिंग मटेरियल है ना, और जो ये सैनिटरी का मटेरियल है, सैनिटरी वेयर है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाईज है और जो लेबर है, ये मार्केट में अलग अलग से सेल होती हैं, या हम इससे मार्केट में से अलग अलग बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम विच वी कैन ड्राइव बेनिफिट सेपरेटली। तो हम इनको कहेंगे कि ये अलग अलग से डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। ठीक है, each of the individual goods, the building material, sanitary ware, electrical supplies, services, labor involved in constructing material and installing sanitary wares are capable of being distinct। कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं हमने देखना कि एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट हमें वॉशरूम बना के देना है, ठीक है, वॉशरूम के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना, आपने देखना है कि अलग अलग बिल्डिंग का मटेरियल अलग बिक सकता है, सैनिटरी वेयर अलग बिकते हैं मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रिक सप्लाईज अलग बिकते हैं। हाँ जी, बिकते हैं, तो वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट गुड है। ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट गुड है हमारे पास पहले केस के अंदर, चार। अच्छा जी, फिर उसने क्या कहा, दिस इज बिकॉज द कस्टमर इज एबल टू बेनिफिट फ्रॉम ईच देम सेपरेटली। जो बात मैंने पहले की थी, ठीक है। This can be proved in a number of ways। वगैरह each good and service is a type that can be sold and provided to the customer on separate basis। हम ये अलग से भी दे सकते हैं कस्टमर को। The customer can generate economic benefit from each of the goods and services। कि वो क्या कर सकता है, इस हर एक चीज से जो हमारे ऊपर ऊपर दी हुई है, इस बिल्डिंग मटेरियल से, सैनिटरी से और इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, अलग अलग से भी फायदा ले सकता है। तो जब हम अलग अलग से फायदा ले सकते हैं उससे, तो हम कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, चार डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। लेकिन अब दूसरा केस है, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोमिस्ड इन डिस्टिंक्ट आर, क्या ये डिस्टिंक्ट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, बाथरूम बना के देना है, बाथरूम बना के देने के लिए क्या, अब हम कहेंगे कि हमारे पास चार डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितनी डिस्टिंक्ट गुड्स होंगी, एक, और वो क्या है, वॉशरूम। वो कह रहा है ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये डिस्टिंक्ट गुड नहीं है। दिस इज बिकॉज द प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस क्या किया, द प्रॉमिस टू ट्रांसफर देम आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम वन अनदर। हमने उनको वॉशरूम बना के देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ठीक है, तो हम इस प्रॉमिस के अंदर हमने उनको वॉशरूम देना, उसमें सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। दिस इज एविडेंस बाय द फैक्ट दैट द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉमिस टू कंबाइन दिस गुड एंड सर्विस इन अ वे टू प्रोड्यूस अ बाथरूम। उसमें ये कह रहा है कि इसे हमें कैसे पता लगता है कि डिस्टिंक्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हमने उसके साथ जो प्रॉमिस किया है, हमने उसको प्रॉमिस किया कि भाई हम तुम्हें एक वॉशरूम बना के देंगे, और वो वॉशरूम में ये सारी डिस्टिंक्ट गुड जितनी भी है वो सारी मर्ज करके एक डिस्टिंक्ट गुड हमारे पास क्या बन जाएगी, बाथरूम। तो समझ आ गया कि डिस्टिंक्ट गुड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है और अलग अलग से क्या होती है। यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल। शाबाश, शिराज का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। शिराज कोई सवाल हो आपका। चलो अब क्लियर हो गया, अच्छी बात है।
अच्छा, अब हम ना अपने मेन टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। कल तक हमने जो पढ़ लिया था ना, कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारा 5 स्टेप मॉडल है, हमने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई। ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, हमारा दूसरा स्टेप था, जो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, उनको आइडेंटिफाई करो। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उनको आइडेंटिफाई करो। इनको क्या करना है हमने, आइडेंटिफाई। तीसरे नंबर पे हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सॉरी, ट्रांजैक्शन प्राइस, उसको क्या करना है हमने, आइडेंटिफाई। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, कैलकुलेट करना है हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को। किसमें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर एलोकेट कर दो ट्रांजैक्शन प्राइस को। ठीक है, उसके बाद क्या करो, रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू। ठीक है, रिकॉग्नाइज को क्या कर दो, रेवेन्यू को क्या कर दो, रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये हमारे पास 5 स्टेप थे। हमने इसको डिटेल में देख लिया था। ठीक है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को भी आज हमने डिटेल में देख लिया कि हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटेल में देखना है। लेकिन उससे पहले जो हमने कल एक सवाल छोड़ा था ना, हम उस सवाल को जरा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं अपने पास। उसके बाद हमारे पास जो है ना, हम एलोकेशन ऑफ, हम ट्रांजैक्शन प्राइस के पास चले जाएंगे सीधा। अच्छा जी, वो हमारे पास सवाल था ऊपर, हम उसको जल्दी से उठा लेते हैं सवाल को। इससे बाहर आपका सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का सवाल नहीं आ सकता। ठीक है, इससे बाहर आपका सवाल नहीं आ सकता। इससे मुश्किल आई कैप पूछ ही नहीं सकता। आई कैप कह रहा हूँ, सॉरी, ये एसीसी एग्जामिनेशन बॉडी, आई कैप भी नहीं पूछ सकता वैसे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, आइडेंटिफाई करना था कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे क्या था, हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना था। फिर हमने क्या करना था, सिंपली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना था। फिर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना था, एलोकेट करना था, रिकॉग्नाइज करना था रेवेन्यू को। अच्छा, हमने कल किस तरीके से सब कुछ, हमने पहला काम क्या करना था, स्टैंड अलोन प्राइसेस निकाल लो। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो। ठीक है, उसने हमें कहा था 1 जनवरी 2009 को मुल्तान लिमिटेड ने एक इक्विपमेंट सोल्ड किया और 3 ट्यूनिंग सर्विसेज देनी है। तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पीओ, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, हमने एक इक्विपमेंट देना सबसे पहले नंबर पे। सबसे पहले नंबर पे हमने इक्विपमेंट देना और दूसरे नंबर पे हमने क्या प्रोवाइड करनी है, ट्यूनिंग सर्विसेज। ट्यूनिंग, हमने ट्यूनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो एक इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है हमारे पास दी हुई है, 50,000। ठीक है, और हमने जो ट्यूनिंग सर्विस देनी है उसकी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 25,000। लेकिन ये एक की दी हुई है, हमने कितनी देनी है उनको, 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 75,000। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया 75,000। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 5,75,000। अब जरा इसको गौर से देखते जाना। ठीक है, ये सारी चीजें हमने उसको कितने की दी हैं। अब वो इसमें वो कह रहा था पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे पेमेंट का मसला आ गया कि पेमेंट हमें आज मिल ही नहीं रही। पेमेंट हमें जो मिलनी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलनी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हमें हर साल क्या मिलेगा, 208094, 208094, 208094। जस्ट हमें हर साल क्या मिलना है, 208094, 208094। ठीक है, अब हम इनकी क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये कौन सा केस है बता, ये सेकंड केस है कि हमें पैसे मिलने हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो इसमें लोन किसने लिया, बायर ने। बायर यानी कस्टमर। तो हम इंक्रीमेंटल आईबीआर किसका यूज करेंगे, कस्टमर का, 10%। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट किसका दिया हुआ है, कस्टमर का, तो यही हम यूज कर लेंगे। अब हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये 3 पेमेंट है और तीनों के दरमियान फासला भी यानी टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर लगा लेंगे 2080, नहीं तो खोता वर्क करो, इसको 1 साल पीछे बुलाओ, इसको 2 साल, इसको 3 साल। ठीक है, इंटू 1 माइनस इंटू 1 प्लस 10%, रेज टू पावर क्या आ जाएगा, रेज टू पावर -3। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 10% से। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा जवाब, 517500। तो ये वो पैसे हैं जो हमें मिलने हैं कब, 3 साल बाद। 3 साल बाद जो हमें पैसे मिलने हैं, आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू है 517500, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन प्राइस।
ये हमारी क्या जाएगी ट्रांजेक्शन प्राइस, भाई हमें इतने पैसे मिलने हैं, हमें क्या इतने पैसे मिलने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 517500। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, कल तक हमने वैसे यहाँ कर भी लिया था। अब हमने क्या करना है इसको 517500, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनो, कल मैंने आपको ना एक छोटी सी बात बताई थी जो कि मैंने जानबूझ के गलत बताई थी। मैंने आपको कहा था कि हम 5,75,000 वाली चीज जब हमने पहले सवाल किया 5,17,500 की दे रहे हैं, तो जो बीच में जो वैल्यू है वो क्या आपका डिस्काउंट, ठीक है, हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो मैंने कल क्योंकि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था जिस तरीके से आज एक्सप्लेन किया है, कि इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, या तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है या तो वो इंटरेस्ट इनकम होती है। तो हमारे केस में क्या वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हमारे केस में वो क्या है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, कल तक मैं इन दोनों के डिफरेंस को क्या आपको क्या बता रहा था कि ये क्या होता है डिस्काउंट, बात को सिंपल रखने के लिए। तो जल्दी जल्दी क्लियर कर दो यार, ऐसे है ना कि हमें पेमेंट यहाँ पे मिलनी है, ठीक है, और हमने गुड्स डिलीवर कर दिए यहाँ पे, हमने गुड्स डिलीवर कर दिए यहाँ पे हमें मिलने जाके 20 हर साल के एंड पे यहाँ पे और यहाँ पे मिलने 208094, ठीक है। तो हमने सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। बाकी जो अमाउंट हमें आज प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद जो हमें अमाउंट निकली है वो कितनी 5,17,500, ठीक है। तो इसके बीच में दो अमाउंट छुपी हुई है, वो क्या है इंटरेस्ट। अभी हमने बेसिक सवाल किया था याद है ना, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, अब हमें इसको एलोकेट करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर, ठीक है। जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर रखो, और जिन दो में डिवाइड करना है, जिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डिवाइड करना है उनके टोटल को नीचे रखो 575,000। और मल्टीप्लाई कर दो 50,000 पे, तो इसका शेयर आ जाएगा कितना 4,50,000। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका शेयर आ जाएगा 67,500, ठीक है। ये क्रॉस चेक करते जाना। ये हमने पहला स्टेप कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा स्टेप हमने क्या कर लिया आइडेंटिफाई, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इक्विपमेंट देना और 3 ट्यूनिंग सर्विसेज देनी है हमने, ठीक है। फिर हमने स्टैंड अलोन प्राइसेस लिख ली, फिर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली। ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकाली कि हमें फ्यूचर में जो वैल्यू मिलनी है हमने उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बारे में मैं पहले डिटेल से बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब हमने इसको ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एंट्री क्या करेंगे हम, अब ये गौर से देखना। हमने अपने पास एंट्री क्या कर ली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 517500। हमने कहा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ये पैसे हमें मिलने हैं, और तुम सेल बुक कर लो। किसकी, इक्विपमेंट की सेल बुक कर लो आज ही, क्योंकि इक्विपमेंट तो तुमने आज डिलीवर कर दिया ना, और ट्यूनिंग सर्विसेज तुमने देनी है 3 साल पे। तो इक्विपमेंट की सेल बुक कर लो 4,50,000। कल याद है ना हमने क्या किया था। और यहाँ पे क्या बुक कर लो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। अनअर्न्ड लाइबिलिटी नहीं लिखना आपने, अनअर्न्ड लाइबिलिटी नहीं लिखना, अनअर्न्ड रेवेन्यू नहीं लिखना, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का वर्ड यूज करना, ठीक है, क्योंकि IFRS 15 पढ़ रहा है। तो आप कहोगे 67,500 ये हमारी क्या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। अच्छा जी, अब हमने जैसे पिछले सवाल में किया था कि हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल है हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के हमने लेके जाना है। आपको मिलना कितना 208094, ये 3 पेमेंट मिलनी है। 3 पेमेंट कितनी बनती है आपकी, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो सिंपली, 208094 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बनता है 6,24,282। आपको मिलना 6,24,282 है, ठीक है। लेकिन आज आपने क्या बुक किया हुआ है, आज आपने उसका अकाउंट रिसीवेबल को कितना बुक कर लिया 517500,
तो बाकी आपको जो पैसे मिलने हैं वो किसकी मद में मिलने होंगे, वो आपको किसकी मद में मिलने होंगे, सूद की मद में मिलने होंगे। तो अब हमारी जो कैलकुलेशन है वो 3 सालों पे जा रही है। अब हम वही एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, दोबारा से अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ाओ, ठीक है, और हमारी इंटरेस्ट इनकम को बुक करो, फिर अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ाओ, इंटरेस्ट इनकम बुक करो। अब वो इतना कम्प्लेक्स हो जाएगी बात, इतनी कम्प्लेक्स हो जाएगी बात कि बीच में हमें थोड़ा सा कैश भी मिल रहा है और बीच में हम थोड़ी सी अमाउंट को बढ़ाते भी जाएंगे। तो उसके लिए हम ना एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, एक अमोर्टाइजेशन टेबल। ये लीज के अंदर भी बनता है, ठीक है, यहाँ आपको पहले बनाना सिखा देता हूँ। बहुत आसान टेबल है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लेना ईयर, ईयर 1 टू ईयर 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रिसीवेबल, आपका रिसीवेबल कितना है, 517500। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना है, इस रिसीवेबल के आपको ऊपर इंटरेस्ट मिलना है, कितने परसेंट से, 10% से, ठीक है। ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट, उसके बाद आपको क्या कितना कैश मिला है, ठीक है, और क्लोजिंग रिसीवेबल, ठीक है, क्लोजिंग रिसीवेबल। हम क्या करेंगे, 51750, इसको हमें इसके ऊपर हमें 10% सूद मिलना है, तो इसको 10% से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा, 51750, ठीक है। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट, हमें एक साल गुजर जाने के बाद हमें कैश कितना मिलेगा, 208094। याद है ना, ऊपर हमें कैश मिलना था एक साल बाद 208094, ठीक है। फिर दूसरे साल के एंड पे मिलना था 208094, फिर तीसरे साल के एंड पे मिलना था 208094, ऐसे ही है। तो ओपनिंग रिसीवेबल का इंटरेस्ट लगाया, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, माइनस जो हमें कैश मिल गया, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 36156। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3611156। अब इसके ऊपर सूद लगेगा। तो मैं आपको बेसिकली बताना ये चाह रहा था कि जो हम ऊपर अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट निकाल रहे थे ना, ऊपर जाके दिखा के आता हूँ आपको, फिर आपको बात जरा जल्दी समझ आएगी। यहाँ पे हमने अकाउंट रिसीवेबल बुक किया था 7972 पे, हालांकि हमें पैसे मिलने थे 10,000 फ्यूचर के अंदर। हमने कहा था कि इस वैल्यू को बढ़ा के हम 10,000 तक लेके जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा कि अब इस 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट इनकम बुक करो, एक साल गुजर गया तो इंटरेस्ट इनकम बुक करो। अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा दिया हमने, ठीक है, इसको पकड़ा, इसको मल्टीप्लाई किया 12% से, और इसको अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम बुक कर ली। अब इस वक्त अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है, एक अकाउंट रिसीवेबल ये डेबिट हुआ हुआ है, एक ये डेबिट हुआ है, तो इन दोनों को जमा कर दिया तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था। दिन को मैंने दोनों को जमा कर दिया था, वो कितना बन गया था, 8929। फिर तीसरे साल 8929 पे बनना इंटरेस्ट लगना था। अगर कोई चौथा साल होता तो फिर 8929 के अंदर हम ये 10710 को जमा कर देते, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता। लेकिन मसला ये है कि अब हमें बीच में इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई कैश नहीं आ रहा था, कोई कैश की पेमेंट मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो कैश की पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से अकाउंट रिसीवेबल कम भी नहीं हो रहा था। कैश मिलता तो हम क्या कर देते, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को कम कर देते। तो अकाउंट रिसीवेबल के इतने सारे जो झंझट है, पहले अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, फिर अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर पैसे आ रहे हैं। तो इस सबको संभालने के लिए ना हमने एक टेबल बना लिया कि हम उस टेबल को बना लिया करेंगे, और ये एंट्रीज खुद ब खुद हो जाया करेंगे। वो वाला सवाल, ऊपर वाला सवाल अगर मैं आपको करके दिखाऊं इसी टेबल से, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, जो कि मैं कर दूंगा। लेकिन अभी तक मैं पहले जरा ये समझा लूँ आपको, ये टेबल अच्छे तरीके से समझा दूं पहले। अच्छा, इसके ऊपर हमने 10% रेट लगाया तो कितना बनेगा, 36116, ठीक है। अब ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट, उसमें से कैश माइनस कर दो तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा 189,178, ठीक है। फिर ये कितना बन जाएगा, 189,178। हमारे रिसीवेबल की अमाउंट इतने से बड़ी फिर इतने से कम होगी। 51750 हमें चाहिए थे, हमने हमें, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, ये हमने इंटरेस्ट इनकम बुक की, फिर इतने पैसे हमें मिल गए, हमने इसे कम कर दिया। अब इतना हमारा रिसीवेबल आ रहा है, 31 दिसंबर 2001 के एंड पे हमारा रिसीवेबल आ रहा है 361,156 का। फिर हमने इसको ओपनिंग बनाया, फिर इसके अंदर सूद शामिल किया, फिर इसमें से जो पेमेंट मिल गई वो माइनस कर दी। अब 31 दिसंबर 2002 के एंड पे हमें जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है वो इतना। 31 दिसंबर 2003 के ऊपर हमने इसके ऊपर फिर सूद लगाया, कितना बनेगा, 18918। और ये पैसे हमें मिल गए, और अब हमारे पास तीसरे साल के एंड के ऊपर कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जितने भी पैसे थे ये वाले और प्लस ये वाला इंटरेस्ट, ये उसने हमें पैसे दे दिए तीसरी किस्त में, ठीक है। तो अब हमारे पास किताबों में कोई रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा, तो हमने इस पूरे का पूरा टेबल बना दिया, ठीक है। अब हमने एंट्री करनी है बस सिंपली, अब हमने इस टेबल को देखते जाना और एंट्री करते जाना है। हमने क्या एंट्री करनी है, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की, कि ये जो इंटरेस्ट का कॉलम है हम इसकी एंट्री करेंगे।
ये जो इंटरेस्ट का कॉलम है, हम सिंपली इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि हमने इंटरेस्ट बुक करना था ना, हमने इंटरेस्ट बुक करना था, तो हमने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट पहले साल के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे हमने क्या एंट्री बुक करनी है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 51750 से, ठीक है, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर देनी है, ये आपकी इंटरेस्ट इनकम आ गई 51750। फिर पहले साल के एंड पे आपको कैश मिला, आप क्या करोगे, कैश डेबिट 208,094 से, और आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है उसको कम कर दोगे 208,094 से, ठीक है। अब जब दूसरा साल आएगा, दूसरे साल में भी आप यही करोगे, जब आपका दूसरा साल आएगा तो दूसरे साल में क्या करोगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 36,116, अब क्या बुक करोगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 36,116, और आप क्या कर दोगे, इंटरेस्ट इनकम 36,116, ठीक है। फिर आप दूसरे साल के एंड पे क्या करोगे, फिर आपको दूसरे साल के एंड पे ये कैश आया, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल को कम कर दो किताबों से, 208,094, 208,094, ठीक है। अब आगे आपके पास तीसरा साल, तीसरे साल का सूद बुक करो, वही सूद बुक करने की एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 18918, समझ आ रहा है गोंगलू, समझ आ रहा है, फिर इंटरेस्ट इनकम बुक कर लिया हमने 18918, सवाल करोगे प्रैक्टिस सेशन में, आपको सवाल करवाए जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी बात, ये टेबल आपको रट जाएगा, लीज के अंदर ये टेबल बनेगा, इतनी बार बनेगा कि रात को सोते हुए भी आपको ये टेबल याद रहेगा, ठीक है। फिर हमें पैसे कितने आए, तीसरे साल के एंड पे हमें पैसे आए, कैश डेबिट कितने से, 208,094 से, और अकाउंट रिसीवेबल अब हमारी किताबों से खत्म हो गया, अब हमारी किताबों में कोई अकाउंट रिसीवेबल की नाम की चीज नहीं आ रही, ठीक है, कोई अकाउंट रिसीवेबल के नाम की चीज नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज थी जो हमने नहीं की, वो ये कि हर साल के एंड पे हमने सर्विसेज भी तो प्रोवाइड की होंगी ना, हमने जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक की हुई है अपनी किताबों में, हमने हर साल के एंड पे सर्विस प्रोवाइड की होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को भी किताबों से खत्म करते जाओ और उसका भी रेवेन्यू बुक करते जाओ, मतलब ईयर 1 के ऊपर भी एक एंट्री हुई होगी, एक ईयर 1 के एंड के ऊपर, वो ये जैसे हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी थी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को हमने खत्म कर देना था किताबों से, और सर्विस का जो ट्यूनिंग सर्विस है उसका रेवेन्यू बुक कर लेना था, ठीक है। वो 67500 जो था वो 3 ट्यूनिंग सर्विसेज का, तो इसको 3 से डिवाइड करो तो आपके पास एक का आ जाएगा, और एक का कितना बनेगा आपके पास, ये ऑलमोस्ट 22,500 बन जाएगा, ठीक है, 22,500, तो 22,500 आपने यहाँ भी रेवेन्यू बुक करना था, ठीक है। ईयर 2 के एंड के ऊपर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करना था 22,500 से, ठीक है, और रेवेन्यू किसका बुक करना था, ट्यूनिंग सर्विस का 22,500 से। ईयर 3 के एंड के ऊपर भी आप क्या करोगे, 22,500 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे, और आपके पास ट्यूनिंग का रेवेन्यू 22,500 से क्रेडिट कर दो, ठीक। अच्छा, ये सारी बातें क्या थी इस सवाल से रिलेटेड, ये वो टफेस्ट सवाल है जो आपसे अगर पूछा जा सकता है रेवेन्यू में, ठीक है, टफेस्ट सवाल, इससे के अलावा आपका एक एरिया रह गया रेवेन्यू में जिसमें वो कोई अगर आपसे टफेस्ट सवाल पूछ सकता है या फिर आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आपने ये सवाल कर लिया रेवेन्यू का तो समझ लो आपने बस फिर फाइनेंसिंग कंपोनेंट आपके हाथ में। अब अगर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाए हम, बैलेंस शीट में क्या होते हैं, एसेट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, अब देख लो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, 31 दिसंबर 2001 के एंड पे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है जी, ये बताएगा, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है हमारे पास 31 दिसंबर 2001 के एंड पे, 2 के एंड पे, 3 के एंड पे, हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 36,115,6, फिर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 189,178, तो तीसरे साल के एंड में हमें सारे पैसे मिल गए, कोई अकाउंट रिसीवेबल नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। साथ बैलेंस शीट में और क्या आ रही होंगी, एसेट आ रही होती है और लाइबिलिटी आ रही होती है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ रही होगी हमारी, ठीक है। पहले साल के एंड पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितनी आ रही होगी, 67500 में से एक साल गुजर गया तो एक साल का हमने रेवेन्यू बुक कर लिया होगा,
तो 67500 में से हम 22,500 माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का बैलेंस आ जाएगा। फिर 2 साल का रेवेन्यू हमने बुक कर लिया 22,500, 2 साल गुजरने के बाद बाकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। और तीसरे साल में हमने तीनों साल का रेवेन्यू बुक कर लिया, लाइबिलिटी को खत्म कर दिया किताबों में। तीसरे साल के एंड पे लाइबिलिटी कितनी आ रही होगी? 0। अगर मैं पूछूं कि पीएनएल में क्या आ रहा होगा, ठीक है, तो पहले साल के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे आपके पीएनएल में क्या क्या चीजें आ रही होंगी? तो सबसे पहले आप क्या सेल्स दिखा दोगे इक्विपमेंट की, ईयर 1 के एंड पे। फिर आप सेल दिखा दोगे किसकी? ट्यूनिंग सर्विसेज की, जो आप ईयर एंड 1 के एंड के आपको पर मिलेगी। ठीक है, ये 22,500 ट्यूनिंग सर्विस का रेवेन्यू आ जाएगा। और आपके पास इक्विपमेंट का रेवेन्यू कितना है? 4,50,000, ये आप बुक कर लोगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप यहाँ क्या बुक करोगे? दूसरे साल भी ये आएगी, तीसरे साल भी हमारे पास 22,500 ट्यूनिंग सर्विस से रेवेन्यू आएगा। प्लस प्लस हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है हमारे पास। पहले साल के एंड में हमारी इंटरेस्ट, पहले साल हमने कितनी इंटरेस्ट इनकम कमाई? 51750। देखो एक टेबल बनाया और सारी कहानियां हल। दूसरे साल कितनी कमाई? 36,116। तीसरे साल कितनी कमाई? 18,918। ठीक है, ये टोटल एक्सटेंट है जहां तक वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको, अगर 20 नंबर का सवाल आया, अगर 20 नंबर का सवाल आया तो इससे मुश्किल सवाल नहीं बना सकता वो, कभी भी नहीं बना सकते इससे मुश्किल सवाल। ठीक है, तो अब जो मैंने ऊपर सवाल करवाए थे, अब आपका अगला टास्क ये है कि वो सवाल, उस सवाल का आपने टेबल बनाना है। सिंपली उस सवाल का आपने टेबल बनाना है, और वो टेबल आपने, उस टेबल से वो सारी एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सिर्फ टेबल छोटा सा। ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट, यहाँ क्या आता है? कैश। फिर यहाँ पे आ जाता है क्लोजिंग। उस सवाल में हमारे पास 2 साल बाद हमें पेमेंट होनी थी ना, 2 साल बाद हमें पैसे मिलने थे। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रिसीवेबल कितना था? 7,957, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। जल्दी जाओ ऊपर देख के आओ। 7,972। और हमारे इंटरेस्ट का रेट है 12%। 7,972। तो हम यहाँ क्या लिखते? ज्यादा नीचे चला गया, हम यहाँ लिखते 7,972। ठीक है, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगता। हम कहते हैं 7,972 के ऊपर अगर 12% इंटरेस्ट लगाओ तो कितना बनता है? ये बनता है 956.64। ठीक है, फिर हमें कोई कैश मिला था? नहीं, हमें कैश मिलना था 2 साल के एंड पे। यहाँ पे हमें कोई पैसे भी नहीं मिले। ठीक है, फिर हमारे पास ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। तो कोई कैश मिला ही नहीं है, तो 7,972 को जमा कर दो प्लस 957, ये कितना बन जाएगा? 8,929। तो याद हो आप लोगों को, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस यही आ रहा था। ठीक है, फिर इस 8,929 को पकड़ लो। ठीक है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ कितना? 12%। तो कितना? 1071.48। ठीक है, फिर हमें 10,000 कैश मिल गया। क्या मिल गया बाबू? 10,000 हमें कैश मिल गया। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दूसरे साल के एंड पे क्या हो गया? 0। ठीक है, हमारे पास 0, दूसरे साल के एंड के ऊपर हमें कैश मिल गया ना 10,000 का। तो हम यहाँ पे से सीधी सीधी एंट्री कर सकते थे। हम क्या एंट्री करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 956, अगर मैं वो सवाल ऐसे करता। ठीक है, दूसरे साल हम एंट्री करते अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 1071। ठीक है, फिर हमें दूसरे साल के एंड पे कैश आता, ये ईयर टू, ये क्या है? ईयर 1 का एंड। ठीक है, मैं कैश आता और अकाउंट रिसीवेबल को किताबों से खत्म कर देता, 10,000 का कैश आता। एक जीरो ज्यादा डल गया। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। समझ आ गई बात? अगर कोई मुझे पूछ लेता, बताओ 31 दिसंबर के एंड के ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना होता है, तो बैलेंस शीट कैसे बनती है? यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं हम। कहते 31 दिसंबर 2001 के एंड पे 8,928 का बैलेंस आ रहा है। 8,928, 8,929, सॉरी, 8,929, इसको 8,929 समझ लेना। ठीक है, खुद ही। और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दूसरे साल के एंड पे कितना आ रहा होता है? 0।
कितना आ रहा होता? 0। ठीक है, दूसरे साल में हमें सारे पैसे मिल गए। अच्छा जी, यहाँ तक कहानी समझ आ गई है? यहाँ तक कहानी समझ आ गई है तो आगे बढ़े। बहुत सारा काम पड़ा है अभी, बहुत सारा काम पड़ा है हमारे पास करने वाला। जी, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हमारा साइड पे हुआ और अब हम पढ़ने लगे डिटेल से ट्रांजैक्शन प्राइस को। बहुत आसान है, थोड़ा सा तसल्ली रखनी है, थोड़ी सी तसल्ली रखनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस को हमने डिटेल से पढ़ना है। ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने पढ़ना है वेरिएबल कंसिडरेशन भी हो सकती है हमारी। वेरिएबल कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? जो हमें पैसे मिलने हैं कस्टमर से, ये बायर है, ठीक है, ये सेलर है। कंसिडरेशन किसको मिलती है? सेलर को। कंसिडरेशन किसको मिलती है? सेलर को। कंसिडरेशन वो पैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में मिलते हैं, उसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ठीक है, सेलर को ही पैसे मिलने हैं। बायर ने कहा, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तुम हमें ना एक वॉशरूम बना के दो, और उस वॉशरूम के अंदर सोने की टाइल लगने चाहिए, और चांदी के जो है ना वो पाइप लगने चाहिए, और जो पीतल है ना उसका लोटा होना चाहिए। ठीक है, उसका मुंह मशरिक की तरफ होना चाहिए, पीछे 10 खिड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, टॉप से वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, ऐसा कस्टमाइज हमने अरबियों के स्टाइल में बनवाना है ना वॉशरूम। ठीक है, कि वहां से जो है ना, जो उनका सुल्तान है, क्या नाम है उनका, जल्दी से बताओ, जो सऊदी अरब का सुल्तान है उसका क्या नाम है, जल्दी जल्दी जल्दी, अगर किसी को पता है तो। मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान वो आए, वो कहे क्या बात है, क्या बात। चलो मैंने बता दी, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, वो मोहम्मद बिन सलमान आके कहे कि क्या बात है, आपने कितना जबरदस्त वॉशरूम बनाया है, ठीक है, ऐसा तो वॉशरूम हमें भी बना के दो। तो बायर ने हमें कहा है कि भाई मैं तुमसे, सेलर से कहा है कि तुमने मुझे ऐसा वॉशरूम बना के देना है, ऐसा वॉशरूम बना के देना है कि जो किसी कब्बा भी ना बना सके। तो सेलर ने कहा सर ठीक है, मैं बना के दूंगा, लेकिन फिर मुझे ऊपर पैसे चाहिए। आपने 100 के डॉलर तो मुझे देने हैं, 1 लाख डॉलर तो आपने मुझे देने हैं, लेकिन अगर ये मैंने वॉशरूम आपका बना दिया आपकी डिजायर के मुताबिक, आपकी डिजायर्स के मुताबिक, ठीक है, आपकी डिजायर ये है कि ये 7 दिनों के अंदर ऐसा वॉशरूम बनेगा वहां से मोहम्मद बिन सलमान आके देखे, अगर तो मैंने 7 दिनों के अंदर ये वॉशरूम बना दिया तो फिर मैं 20 के डॉलर और लूंगा, 20 के डॉलर और लूंगा। ठीक है, 20 के डॉलर और लूंगा। तो हम कहेंगे कि ये तो हमारी फिक्स्ड कंसिडरेशन, ये तो हमें मिलनी ही मिलनी है। साथ ये वेरिएबल कंसिडरेशन है। वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब कि हमें ये पैसे किसी कंडीशन के ऊपर मिलेंगे, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो हमें पैसे मिलेंगे। तो हम अपने पास कंसिडरेशन कितनी शो करें किताबों में, कि हमें कितने पैसे मिलने, कंसिडरेशन यानी रेवेन्यू हम कितना बुक करें, कितना रेवेन्यू दिखाएं किताबों में, 1,20,000 दिखाएं कि 20 दिखाएं। तो इसमें हमारे स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है? स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा कहता है, स्टैंडर्ड हमारा कहता है एग्जैक्ट, मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ स्टैंडर्ड के, कि जो आपका वेरिएबल कंसिडरेशन है ना, वेरिएबल कंसिडरेशन, उसका हाईली प्रोबेबल चांस हो, हाईली प्रोबेबल चांस हो कि वो रिवर्स नहीं होंगी। इसकी समरी मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। इट विल नॉट बी रिवर्स। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो जो तुम्हें 20,000 मिलने हैं 7 दिन बाद, तुम 7 दिन के अंदर अंदर बना दो वो वॉशरूम, और मोहम्मद बिन सलमान कहेगा नहीं यार मुझे तो पसंद ही नहीं आया, ऐसे वॉशरूम तो मेरे महल के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, तुम आके कहोगे यार वो मोहम्मद बिन सलमान तो आया नहीं, तो ये 20,000 मैं नहीं देने वाला। बायर आके कहे कि भाई ये मैं नहीं दे रहा, तो सेलर कहेगा भाईजान नहीं, इसके हाईली प्रोबेबल चांसेस हों कि ये जो आपने रेवेन्यू बीच में डाल दिया वेरिएबल कंसिडरेशन, अब आपने 1,20,000 तब दिखानी है जब ये जो 20,000 आपको मिलना है, हाईली प्रोबेबल चांस हो कि ये आप रिवर्स नहीं होना, ये बंदा आपको देगा ही देगा, देगा ही देगा वो पैसे। ठीक है, तो अब इसको जरा टेक्निकल डेफिनेशन जरा इसकी देखते हैं, जरा इसको टेक्निकली भी समझते हैं कि हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होता है, हल करने का तरीका क्या होता है, सब सब कुछ। ठीक है, तो अब जरा हम वेरिएबल कंसिडरेशन के ऊपर प्रॉपरली आते हैं। ये तो हमारा थोड़ा शुगर मेला था आप लोगों को जगाने के लिए। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? किसी को नींद तो नहीं आ रही? सबसे ज्यादा नींद मुझे आ रही। ये वेरी, मैं जो जो चीजें लिख रहा हूँ ये आपने लेक्चर, जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें से आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब वेरिएबल कंसिडरेशन को व्हेन टू इंक्लूड, आपने इसको कब डालना है अपनी कंसिडरेशन में? जब, जब क्या हो, सर थोड़ी सी राइटिंग अच्छी करें,
ओके, जब हाईली प्रोबेबल हो that it will not be। ये आपने नोट डाउन करनी है सारी चीजें अपने पास सब्सिक्वेंटली, ठीक है। कब आपने इंक्लूड करनी है? जब आपके पास हाईली प्रोबेबल हो कि ये आपको जो वेरिएबल कंसिडरेशन मिलनी है ये आपकी रिवर्स नहीं होगी। और इंक्लूड क्या करना है? आपने वेरिएबल कंसिडरेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है? डिस्काउंट्स, कोई भी रिबेट्स, क्वेश्चन देखेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। कोई भी कंसेशंस आपने कंसिडरेशन के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट करना है। कोई भी इंसेंटिव्स, आपको कोई फायदा मिलना है, आपको कोई पेनल्टी लगनी है, आपकी कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन आपने उसके साथ फिक्स की है वो कितनी है? फिक्स्ड, से 1000। तो जो वेरिएबल कंसिडरेशन आपको मिलेगी, अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर काम खत्म कर दिया तो आपको मिलेगा 1 रुपया, ठीक है। मजीद 1 रुपया मिलेगा हर दिन का। 7 दिन से पहले जितने दिन आपने पहले काम खत्म किया, आपने क्या करना है, आपको 1 रुपया मिलेगा। लेकिन 7 दिन के बाद अगर आपने जितने भी 7 दिन से ज्यादा दिन लगाए, हर के बदले आपका 1 रुपया कटेगा। तो वो वेरिएबल कंसिडरेशन आपने कब काटनी है, पेनल्टी भी हो सकती है, वो इंसेंटिव भी हो सकता है, आपको मिल भी सकता है और आपसे वो कट भी सकता है। तो कंसिडरेशन में से आपने कब काटना है उसको? क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल से। चलो हम बस इसको वेरिएबल कंसिडरेशन तक रखते हैं, बाकी चीज हम कल पे लेके चलेंगे। लेकिन वेरिएबल कंसिडरेशन तो मुझे कंप्लीट करने दो ना। अब आप लोगों को नींद भी आने लगी, फिर मैं डिटेल में करवाता हूँ चीजों को, तो फिर डिटेल में तो टाइम लगता है ना। अच्छा, इंक्लूड कैसे करना है? हाउ टू इंक्लूड, लास्ट चीज देख लो इसके ऊपर। हम थोड़ा सा एक सवाल देख लेंगे, बस छोटा सा सवाल है प्यारा सा। ये क्या है? मोस्ट लाइकली, दो मेथड्स हैं भाईजान। मोस्ट लाइकली आउटकम कैसे इंक्लूड करना है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। मोस्ट लाइकली आउटकम या एक्सपेक्टेड वैल्यू, मोस्ट लाइकली आउटकम या एक्सपेक्टेड वैल्यू। बस जल्दी से ये छोटा सा सुन लो, उसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। देखो, मोस्ट लाइकली आउटकम क्या होती है? मिसाल के तौर पर हमने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इसको ना ये बिल्डिंग बना के देंगे, ठीक है। हम इसको ये बिल्डिंग बना के देंगे। हमें उसके लिए जो फिक्स्ड कंसिडरेशन मिलनी है ना, एफसी का मतलब फिक्स्ड कंसिडरेशन जो मिलनी है वो मिलनी है $100,000, $1,00,000 मिलने हैं हमें, ठीक है। और उसके बाद हमें जो वेरिएबल कंसिडरेशन मिलनी है वो $20,000 मिलनी है। अब वेरिएबल कंसिडरेशन को हमने टोटल कंसिडरेशन के अंदर तब डालना है, तब इंक्लूड करना है जब हाईली प्रोबेबल हो, सॉरी, जब हाईली प्रोबेबल हो कि ये रिवर्स नहीं होनी, जब ये रिवर्स नहीं होनी, ठीक है। अब इसके लिए स्टैंडर्ड दो तरीके दिए हैं, स्टैंडर्ड ने दो तरीके दिए हैं कि एक हाईली आउटकम मेथड है, मोस्ट लाइकली आउटकम, या एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये जो हमें 20,000 मिलने हैं ना, इसके मिलने के चांसेस हैं 60%, और इसके ना मिलने के चांसेस हैं 40%, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास अगर दो आउटकम हो ना, दो आउटकम्स के वेरिएबल कंसिडरेशन मिलने के दो चांसेस हैं आपके पास, दो आउटकम्स है कि या वो 60% चांसेस है कि मिलेगी, या 40% चांसेस है कि वो नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि हाईली जो आपकी है ना, हाईली प्रोबेबल आउटकम है ना, उसको आपने ले लेना। व्हेन लेसर नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जब हमारे पास व्हेन लेसर नंबर ऑफ आउटकम्स हो, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है 10% चांसेस है मिले, हो सकता है 11% चांसेस है मिले, 12% चांसेस है ना मिले, हो सकता है 20 ना मिले, 19,000 मिले, उसके चांसेस हैं तकरीबन 70%। तो इस तरह लाइन से 2 3 4 5 6 7 10 15 चांसेस ना हो, आपके पास लेसर नंबर ऑफ चांसेस हो, 2 3 चांसेस हो, या 30% चांसेस है मिले, 30% चांसेस है ना मिले, ठीक है। 40% चांसेस है कि आपको 19,000 मिले।
तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2-3 है ना ऑप्शंस, तो आप उसमें से लेसर नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, आप क्या करोगे, मोस्ट लाइकली आउटकम को ले लोगे। मोस्ट लाइकली का मतलब ये है, इनमें से जो मोस्ट लाइकली 40% चांस है कि 19,000 मिलेगा, तो 19,000 को वेरिएबल कंसिडरेशन के तौर पे ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, बस उस एक्सपेक्टेड वैल्यू का सवाल करना है, उसके बाद छुट्टी। सवाल क्या करना है, वो ना होने के बराबर सवाल है, टेंशन ना लो। आज आप लोगों ने मुझे पढ़ाना ही नहीं दिया सही तरीके से, बस आपका सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला सवाल थोड़ा लंबा चला गया। तो अब एक आपका दिन एक्सटेंड हो गया कल का मजीद आपका। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास सवाल। ये मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, इससे ऊपर वो टेस्ट नहीं कर सकता। ये बातें आपकी सिर्फ थ्योरेटिकल लिखी हुई हैं, और उसने वहां पे छोटी छोटी एग्जांपल्स देके समझा दिए, बस खत्म किया बातों को। वगैरह ये कम अक्टूबर 2016 को एबीसी लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ प्लांट फॉर एक्सबीएल। एबीसी लिमिटेड, सुन रहे हो ना, पहले ग्रुप में रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, सुन रहे हो, जल्दी 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 ग्रुप में रिस्पॉन्ड करो जाकर। ये आखिरी सवाल है, खत्म, उसके बाद क्लास। सिराज जाग रहे हो आप? सिराज का है जी, लंबे सारा जी, समझ गया हूं मैं। ठीक है, एबीसी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है टू कंस्ट्रक्ट अ प्लांट, एक प्लांट हमने बना के देना है एक्सबीएल को। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हमने जो उससे पैसे लेने हैं ना, हमने जो उससे, जो हमने उसके साथ कंस्ट्रक्शन करके देनी है प्लांट की, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, 6 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द 7 मंथ। इफ द कंपनी फेल, कंपनी को हम जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है वो 7 महीनों के अंदर अंदर प्लांट उसको बना के देना है, हमने एक प्लांट उसको बना के देना है। ठीक है, अगर हम बना के देंगे ना, तो जो हमें कंसिडरेशन मिलेगी, वो कंसिडरेशन कितनी होगी, 600,000, 6 लाख हमें कंसिडरेशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा, कह रहा था कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द 7 मंथ। इफ द कंपनी फेल्स टू मीट द डेडलाइन, अगर डेडलाइन हमने मीट ना की, फेल हो गए हम, इट विल इनकर अ पेनल्टी ऑफ 500 पर डे। फिर जितने दिन ज्यादा लगेंगे ना, तो हर दिन के हमें 500 रुपए देने पड़ेंगे, हर दिन के हमें 500 रुपए पेनल्टी के पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एडिशनल इफ द कंपनी कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इट विल रिसीव अ 500 रिवार्ड। हाँ, अगर 7 महीने के पास आपके पास टाइम है, आपने 6 महीने में खत्म करके दे दिया, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, से 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों में आपको 500 मिलेंगे, 30 दिन के हिसाब से 500 मिलेंगे। मतलब अगर आपने सात, ये मैं आपको ऐसे ऐसे समझाऊं, ये मैं आपको, ये है जी 7 महीने, 7 महीने से जैसे ही आप आगे गए और जितने दिन लगे, तो आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन 7 महीनों से पहले, जितने दिन पहले आपने काम कंप्लीट कर लिया, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, एक किस्म का कह लो आप बोनस मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कंसिडरेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब एज रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी हैज, ये कंपनी ने दो, ये आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, इस चीज को छोड़ दो। अब वो कह रहा है कि द कंपनी हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर अ वेरिएबल कंसिडरेशन, उसने ना वेरिएबल कंसिडरेशन के लिए ना ये मैट्रिक्स बनाया, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा वर्ड है रिवॉर्ड। आपको उम्मीद है कि आप ना जो 21 दिन के अंदर अंदर 5% चांसेस है कि 21 दिन के अंदर अंदर आप खत्म कर दो काम, 18 दिन के अंदर अंदर काम खत्म करो, 8% चांसेस है, 16% चांसेस, 16 दिन के अंदर काम खत्म करो, 10% चांसेस है, 16 दिन पहले काम खत्म करो। ठीक है, ये अर्ली अर्ली मतलब पहले, तो हमें बस हमें ये पता है कि हमें लगता है कि हम पहले काम खत्म कर लेंगे, हमें पेनल्टी नहीं पड़ेगी, तो हम कहेंगे जो हमें रिवॉर्ड मिलना है ना, वो कैसे। अब हमारे पास दो मेथड थे, या दो मेथड कौन कौन से थे, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। पहला था मोस्ट लाइकली आउटकम, हमने मोस्ट लाइकली आउटकम को लेना होता था, मोस्ट लाइकली आउटकम को चूज करना होता था। कब चूज करना होता था, व्हेन लेसर नंबर ऑफ आउटकम होते थे, जब आउटकम बहुत ज्यादा हो, थोड़ा बहुत कम हो, व्हेन लेसर नंबर ऑफ आउटकम। अगर बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत कम लेसर नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो हम क्या कहते थे, उन दोनों में से जो मोस्ट लाइकली, अगर यहाँ पे ये सब कुछ ना लिखा होता, यहाँ लिखा होता कि उम्मीद है कि हम 21 दिनों के अंदर जो काम कंप्लीट कर लेंगे उसके चांसेस हैं 30%, हम अगर 25 दिनों के अंदर काम कंप्लीट कर लेंगे उसके चांसेस है 40%, और हम 27 दिनों के अंदर काम कंप्लीट कर लेंगे, 27 दिन पहले, ये सब किस चीज की बात हो रही है, अर्ली 21 दिन पहले खत्म कर लेंगे, 25 दिन पहले, 27 दिन पहले, तो हम इसके चांसेस हैं 30%।
ठीक है, तो हम ये वाला मेथड लगा देते कि भाई इसमें से जो है ना 3 ही आउटकम्स हैं, और 3 में से एक ले लो कि भाई हमें उम्मीद है कि हम 25 दिन पहले काम खत्म कर लेंगे, तो 25 दिन और एक दिन के 500 मिलेंगे, तो 25 को 500 से मल्टीप्लाई करके हम 6 लाख के अंदर ऐड कर देते कि हमें 6 साथ नहीं मिलने, 6 लाख के साथ हमें कितने मिलने हैं, 25 दिन पहले काम खत्म करेंगे, ये भी हमें मिलनी है, तो हमारी टोटल कंसिडरेशन ये हो जाती। लेकिन ऐसा सीन है ही नहीं। सीन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कि हमें उम्मीद है कि 21 दिनों में खत्म हो जाएगा, 21 दिन पहले खत्म हो जाएगा, ये फिर मैं दिनों दिनों की बात कर रहा हूँ, 21 दिन पहले खत्म हो जाएगा, 18 दिन पहले, 16 दिन पहले, 12 दिन पहले, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 5, तो इतने दिन पहले खत्म हो जाएगा, और इन सब के ये चांसेस दिए हैं मैं। तो बहुत ज्यादा जब आउटकम्स हो ना हमारे पास, बहुत ज्यादा आउटकम्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है 21 डेज के चांसेस हैं कि वो 5%, 21 डेज के कितने चांसेस हैं, 5%, 21 मल्टीप्लाई बाय 5% करोगे तो आंसर आएगा, 18 को मल्टीप्लाई कर दो 8% से, 16 को मल्टीप्लाई करो 10% है, इन सब इनकी रेलिवेंट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, इन सबको इनकी रेलिवेंट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, कितने दिन बनते हैं। जरा मुझे कैलकुलेट कर लेने दो। अच्छा जी, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1.05, ठीक है, इसके 1.05 चांसेस हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 1.44, ये आ जाएगा 1.6, ये आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगा 1.8, ठीक है, ये आ जाएगा 1.2, ठीक है, ये आ जाएगा 1, और अगला आ जाएगा 0.3। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। तो अगर हम इन सब का टोटल ले लें तो ये बनते हैं 10.11 डेज, ठीक है, हमने इनका वेटेड एवरेज ले लिया, नम जितने भी इस 21 दिन के चांसेस है 5%, इसको मल्टीप्लाई किया, 18 दिन के चांसेस है 8 से, 16 दिन के चांसेस है 10%, तो हमने इन सबको क्या कर लिया, इन सबका वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल दिन बनते हैं, हम कहेंगे कि उम्मीद है कि हम ना 10 दिन पहले कंप्लीट कर लेंगे, और एक दिन के हमें कितने मिलेंगे, 500, तो ये कितना बन जाएगा, 5,000। तो हम क्या करेंगे, 600,000 के अंदर ये जमा कर देंगे। अब हमारे पास जो कंसिडरेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 650,000। कंसिडरेशन कितनी बनेगी, 650,000। इस कंसिडरेशन का क्या करना है, ये सवाल दोबारा जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे डिटेल से बात करूंगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इसकी डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि जब हमारे पास दो तीन आउटकम हो तो उसमें से जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाली हो, हाईली पॉसिबल आउटकम हो, उसको उठा लो, ठीक है, उसको उठा लो। और जब आपके पास बहुत सारी आउटकम्स हो तो आप क्या करो, उन सबको उनकी रेलिवेंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो और उनका वेटेड एवरेज ले लो, ठीक है, उनका वेटेड एवरेज ले लो। तो यहाँ तक अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं अपनी क्लास को एंड कर। कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।